ये जो अनप्रेसिडेंटेड स्थिति बनी है, इतिहास में इससे पहले भी 3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए। तो आप ये बताएँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड स्थिति क्यों बनी है? और चूँकि जब जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में मावलंकर साहब को भी हटाने की कोशिश हुई, तो उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ आप इस चर्चा को बढ़ाएँ और अपनी बात रखें कि ये अनप्रेसिडेंटेड स्थिति आज की तारीख में क्यों बनी है कि स्पीकर को हटाने की नौबत आन पड़ी है? देखिए, एक तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, पहले भी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अ, ये जो 3 जो कॉन्टेक्स्ट आपने कोट किया है, 3 बार जो इस तरह से रेज़ोल्यूशन मूव किया था, उसके अलावा और भी कई टाइम्स, कई बार नोटिस दिए गए हैं, या तो नोटिस लास्ट मिनट में विथड्रॉ किए गए हैं, या उसमें कोई त्रुटियां निकली हैं, उसकी वजह से ये स्वीकार नहीं किया गया है। तो कई बार, अनेकों बार स्पीकरों के खिलाफ इस तरह से नोटिस, या तो नोटिस दिया गया है, या फिर रेजोल्यूशन के स्टेज तक पहुंचा है। अब सवाल है कि क्यों हो रहा है ये? वो इसलिए हो रहा है कि ओपोजिशन का, प्रतिपक्ष का स्पीकर में विश्वास नहीं रहेगा, रहा है। तो स्पीकर से भी जो विश्वास ना रहने से उनके पास और कोई चारा तो है नहीं। एक तो यह है कि स्पीकर जो भी डिसीजन लेते हैं, उसको आप हाउस में चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर रूलिंग देते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और स्पीकर जो भी डिसीजन लेते हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपके खिलाफ भी हो। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है। स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, स्पीकर का फाइनल वर्ड होता है। तो इस वजह से कई संदर्भ में ओपोजिशन परेशान होते हैं, क्योंकि ओपोजिशन को अपनी पूरी बात रखने की आजादी है। असल में देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की आजादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देते हैं। आर्टिकल 105 इस मामले में बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। वो मेंबरों को आजादी देते हैं। और खैर, ये तो है कि वो आजादी एक तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, वो रूल्स वगैरह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है उस पे, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो देते हैं फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आजादी बोलने की, रखना चाहिए, वो स्पीकर का फर्ज है। तो इस केस में आपको तो लगता है कि स्पीकर, अटारी साहब की इस केस में फिलहाल जो केस चल रहा है जिसमें कि राहुल गांधी बोलना चाहते थे, उन्हें अलाउ नहीं किया गया या फिर जो जिसको किताब को वो कोट करना चाहते थे, उन्हें उसकी अनुमति नहीं मिली। तो इस मामले में स्पीकर का जो रवैया है, वो सवालों के घेरे में है या आपको लगता है कि राहुल गांधी की तरफ से गलती हुई है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं कि वो रूल को वायोलेट करके भी अपनी बात रखना चाहते हैं? तो इस केस में आपको किसकी गलती या किसका रोल ज़्यादा संदिग्ध नज़र आता है? देखिए इसमें मैं किसी की गलती निकालने के लिए नहीं आया हूं। हुँ, बात यह है कि राहुल गांधी एक मेंबर है, अपनी बात रखने की पूरी आजादी हाउस में है। और उस दिन जो हुआ है, उसमें उन्होंने शायद कोई आलेख, कोई आर्टिकल किसी मैगजीन में छपा है, उसको कोट करना चाहते थे। उसमें नरवणे साहब की कुछ अंश, पुस्तक की अंश है उसमें। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, उसके मेंबर्स ने इसको ऑब्जेक्ट किया है, आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि ये बुक पब्लिश नहीं हुआ है, इस वजह से आप इसको कोट नहीं कर सकते। जो पब्लिक में नहीं है वो आप कैसे कोट करेंगे? असल में वो बुक कोट नहीं कर रहा है, वो आर्टिकल कोट कर रहा था। इसलिए वो जो ऑब्जेक्शन जो है वो वैलिड नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्होंने 349 रूल 349 के तहत ऑब्जेक्ट किया कि बुक नहीं पढ़ सकते, आर्टिकल नहीं पढ़ सकते, और
कोई अखबार नहीं पढ़ सकते। लेकिन उस रूल में ये है कि ये चीजें आप पढ़ नहीं सकते जब तक वो तब इसका संबंध नहीं होगा जो हाउस पे जो बिजनेस हाउस में जो चल रहा है, जो जो डिबेट चल रही है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब है कि वहां पर जो चर्चा का विषय है उसके साथ अगर संबंध रखता हो तो ऐसी चीजों में किताब या वो कोई भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल जायज है। ये 349 यही कहते हैं। तो बस इतना ही है कि जब कोर्ट करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं तो उनको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अगर ऑथेंटिकेट करेंगे तो फिर आगे चलने देते हैं स्पीकर। नॉर्मली ऐसे ही पहले ऐसा ही हुआ है। जब भी मेंबर लोग कुछ कोट करना चाहते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूं और ऑथेंटिकेट करने के बाद वो टेबल पर ले करता हूं और अपना भाषण वो जारी रखते हैं, अपना कोटेशन फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, उसके बाद वो जारी रखते हैं। इसमें कोई लेकिन दिक्कत नहीं यहाँ तो होती है। ऑथेंटिकेट करने के बाद भी जब राहुल गांधी ने कहा कि ये मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ अगले दिन, उसके बाद भी उन्हें अलाउ नहीं किया गया। और अक्सर हाँ, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि बीजेपी के सदस्य कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो किसी भी बुक को रेफर करते हैं, कोट करते हैं, लेकिन अपोजिशन बेंचेस की तरफ से जब इस तरह की बातें होती है जो अनफेवरेबल है, तो स्पीकर राज्यसभा में या लोकसभा में चेयरमैन ये कहते हैं कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, ऑथेंटिकेट करने के अलावा आपको अलाउ नहीं किया जाता। आप जब सेक्रेटरी जनरल थे और चूंकि उस जमाने में हमने देखा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब लाल कृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, तो वो तो एक परंपरा बन गई थी कि वो जब भी खड़े होते थे, तो ऑटोमेटिक स्पीकर उन्हें अलाउ करते थे अपनी बात रखने के लिए कि लीडर वो अपोजिशन खड़े हो गए हैं, वो एक सम्मान दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में था कि नाउ इट्स अ टाइम ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उनकी बात को रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन अब तो जो स्थिति है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन एक सामान्य सदस्य के बराबर भी, जिसको लगता है कि उनकी हैसियत नहीं है। ये ठीक है। ये असल में पार्लियामेंट्री जो परंपरा के मुताबिक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब भी कुछ बात रखना चाहते हैं, खड़े होते हैं, उनको अलाउ किया जाता है और उनको कोई पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वो खड़े होते हैं और कुछ रेज करना चाहते हैं वो तो करते हैं, अलाउ करते हैं स्पीकर। और क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसके अलावा एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक सभा में एक सभा प्राइम मिनिस्टर है, वो लीडर ऑफ द हाउस है, और दूसरी साइड में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो एक तरह से बैलेंस रहता है हाउस में इस तरह से। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बड़ा सम्मान किया जाता है। स्पीकर साहब उनको अवसर देते हैं, जब भी वो चाहते हैं उनको अवसर देते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। लेकिन इस लोकसभा में हमने ऐसे ऐसी चीज देखी नहीं है। यहाँ पर शायद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी दूसरे जो आम मेंबर्स है उनकी तरह ही उनको ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा ही मुझे लगता है। लेकिन उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता। अम, अम, ये जो जो रिमूवल मोशन, जो रेजोल्यूशन इन्होंने नोटिस उसका दिया है, अम, वो इसलिए है कि स्पीकर के खिलाफ नॉर्मली होता नहीं है। वो बहुत सोच समझ करके ये करते हैं ऑपोजिशन। इट्स वो तब रेयर करते ऑफ हैं। रेयरेस्ट जो केस होते हैं उसमें इस तरह की नोटिस दिए जाते हैं। लेकिन आपको लगता है ये नोटिस एक्सेप्ट भी होगा? क्योंकि जैसा कि आपने खुद बताया कि बहुत बार इस तरह के नोटिस दिए गए हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसकी वर्डिंग खराब थी। हालाँकि जो पहला जो रिमूवल का जो नोटिस था उसमें अगर आप मावलंकर साहब के और नेहरू के डिबेट को सुने, उसमें ये कहा गया उस डिबेट में कि चूँकि इनकी भाषा और वर्डिंग सही नहीं है, इसके बाद भी इस मोशन पे डिबेट होगी और फिर पूरा लंबी चौड़ी 2 घंटे की डिबेट हुई जिसमें कि नेहरू ने भी जवाब दिया। नेहरू ने ये भी कहा कि किस तरह से जो मेंबर्स हैं
उनको व्हिप का पालन ना करते हुए वो पूरी तरह से फ्री हैं कि किस तरह से वो इस पे वोट करें या अपना पक्ष रखें, क्योंकि ये सवाल हाउस का है, ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है। बल्कि नेहरू ने ये कहा कि विपक्ष को ज़्यादा समय मिलना चाहिए इस चर्चा में डिबेट करने के लिए। तो आपको लगता है कि ये नोटिस एक्सेप्ट होगा? बहस तक जाएगी? खैर नोटिस तो अगर जो कंडीशंस उसमें रूल में है, अगर वो पूरा करते हैं तो नोटिस तो एडमिट होगा ही। मतलब इसमें हाउस में लिखना होता है। एक तो जी, ये है कि शुरू में जो थ्रेशोल्ड में इसका एग्जामिनेशन होता है, ये मोशन, ये जो रेजोल्यूशन का, तो कोई त्रुटियां न रहे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें अम, जो चार्जेस है स्पीकर के खिलाफ, वो चार्जेस स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लियरली रिटर्न होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो जो चार्जेस आप लगाते हैं वो क्लियर और स्पेसिफिक, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो उसके बाद स्पीकर इसको हाउस के सामने रखते हैं और हाउस एक तरह से परमिशन देते हैं। अगर 50 मेंबर खड़े हो जाते हैं इसके फेवर में, तब स्पीकर इसको, मतलब इसको अनुमति मिल जाती है हाउस की, सदन की। और उसके बाद फिर 10 दिन के अंदर कभी भी इस पर चर्चा हो सकती है। ये है रूल्स, रूल्स का जो पोजीशन यही है।